नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञान एकेडमी में। मैं आशीष मिश्रा वापस से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं 25 क्वेश्चंस की जीएस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर। मैंने पिछली भी क्लास में आपसे जीएस की टेस्ट सीरीज को यानी कि 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था और वहां पर आप सभी का एक बहुत प्यारा सा रिस्पॉन्स प्रज्ञान एकेडमी की टीम को मिला है। लेकिन हम और भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके का कंटेंट हम तैयार करते हैं उसमें आप सभी के और ज्यादा प्यार की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिस किसी को भी ये क्लास अच्छी लगती हो, आप इसको प्रज्ञान एकेडमी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है। तो आज फिर से हम 25 क्वेश्चंस के टेस्ट को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके सामने पहला सवाल यह है कि भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप जब भी सवालों को सॉल्व करें तो पहले सवालों को ध्यान से पढ़ें, उसे ठीक से पढ़ें। कई बार हम जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उस छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े नुकसान हो जाते हैं और आप सभी को पता है एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहां पे जिस शब्द की चर्चा है, ये शब्द का नाम है स्थापना। ठीक है, अब यहां पर आप ये 10 जून, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती करी तो फिर आप जल्दबाजी में जब आप पढ़ेंगे तो आप हो सकता है इस पर टिक करें। ठीक है, और ये डेट आपको पता है कि जो 9 दिसंबर 1946 की डेट है, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक या दूसरी बैठक, तब आप 9 दिसंबर और 11 दिसंबर पर जाएंगे। लेकिन आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी, तो जब भारतीय संविधान की स्थापना, तो आपके सामने तीसरे नंबर पर यह ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इस दिन हमारे संविधान के मैक्सिमम प्रावधान, अधिकतम प्रावधानों को लागू कर दिया था। तो अधिकतम प्रावधान अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, अधिकतम प्रावधान आपके संविधान के कब लागू हुए थे, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और जो आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो जो आपकी डेट है, वो है डेट 26 जनवरी 1950। अगर यहां पे 26 जनवरी की डेट भी आपकी दी होती तब आप उस पर भी टिक करते। अगर 26 नवंबर ऑप्शन में नहीं होता और 26 जनवरी की डेट होती तो आप उसको भी टिक करते, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारे सामने ऑप्शन मौजूद है 26 नवंबर 1949, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रमुख, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, अब यह सवाल आपका उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड है और आप सभी जानते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आज की डेट में हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। ठीक है, प्रस्तावना ही आपका उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में हमारी संविधान की प्रस्तावना के रूप में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो BR अंबेडकर ऑप्शन में है, आप सभी को पता है कि 29 अगस्त 1947 की ये डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन हमारी ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था और ये जो प्रारूप समिति है, इसी ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। तो BR अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी को ध्यान रखना है, प्रारूप समिति की डेट आपको ध्यान रखनी है। कई बार
कालक्रम में पूछी जाती है। इस बार यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम में भी आपकी ये डेट पूछी गई थी। बीएन राव, ये जो नाम है ये आप सभी को पता है कि ये जो बीएन राव है ये हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं तो देखिए, प्रज्ञान एकेडमी में यूपीपी और यूपी पुलिस एसआई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस एसआई की 7500 के आसपास की वैकेंसी जो है वो एसआई की आने वाली है, और यूपीपी की वैकेंसी लगभग 53,000 के आसपास, ऐसी सूचना मिल रही है कि 53,000 के आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, प्रज्ञान एकेडमी में इसके संपूर्ण टारगेट बैच चलाए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक बच्चों का रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरीके की यूपीपी या यूपीएसआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर बात करके आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको प्रज्ञान एकेडमी की टीम के द्वारा दी जाएगी। टारगेट बैच है, अच्छे तरीके से टारगेट करके, यूपीपी को टारगेट करके, यूपीएसआई को टारगेट करके हमारे यहां क्लास चलाई जा रही है, और हम चाहते हैं कि आप सभी इस क्लास को आकर के ज्वाइन करें ताकि आपकी सफलता में थोड़ा बहुत आधार हमारा भी बने। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये जो हमारा संविधान सभा था, संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का गठन आपका कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन आपका कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को आपका गठन हुआ था। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ये आपके अध्यक्ष थे। इन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, इस प्रारूप समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो आपकी कितनी थी? 7 थी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ग्रहण किया गया था? ठीक है, यानी कि हमने जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों इसका मतलब समझो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि किसी भी कानून का पुनरीक्षण, यानी कि उसे दोबारा से जांचने की न्यायालय की शक्ति, पुनरीक्षण की न्यायालय की शक्ति। तो ये आपका क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कौन सा कानून हमारे संविधान के तर्क संगत है या नहीं, हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस बात की जांच करने की न्यायालय की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहलाती है। और ये शक्ति हमारे देश की न्यायपालिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहां की न्यायपालिका है उसकी जो भूमिका है वहां से आपका ली है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। हमारी न्यायपालिका इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, इस न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा के द्वारा बहुत ताकतवर हो गई है, और उसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनरीक्षण करने का, यानी कि जांचने का अधिकार है कि वो संविधान के सम्मत हैं या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन वाला देश है। भारत में सरकार की संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, ये सवाल थोड़े बढ़िया स्तर का है, आप सभी देखिए इस सवाल को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छे स्तर का सवाल है। इस तरीके के जो आपके सवाल हैं वो खासकर यूपीएसआई जो आपका समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होता है, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरीके के सवालों को पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आपके सामने है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 1 की। सबसे पहले बात करूंगा आर्टिकल 1 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 1। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। और यहां पर राज्यों के संघ शब्द से आशय, ये जो शब्द है राज्यों का संघ शब्द, इसका अर्थ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो पहली बात भारत में एग्जैक्टली संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। संघात्मक शब्द की जगह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, अब जरा हम अगर बात करते हैं कि संघात्मक क्या बला है, ये क्या बला है? संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघात्मक को इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है, वो आपका कौन सा है? स्विट्जरलैंड, आपका यूएसए, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसको मोटी मोटी मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, मैं आपको बताता हूं कि संघात्मक शब्द जो है इसमें राज्य जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। राज्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, राज्य जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब भारत में संघात्मक शब्द का प्रयोग है नहीं, भारत में आपका यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो आपका यहां पर ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन वाला देश है। अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए संघात्मक लिखा है, ये देखिए यूएसए लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन वाला देश है, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा, भारत में सरकार की संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। तो वैसे तो यहां पर आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भारत में संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, भारत में आर्टिकल 1 में लिखा है संविधान में कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं तो भारत में आपका जो है वो संघात्मक के भी लक्षण है और भारत में एकात्मक के भी लक्षण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संघात्मक के लक्षण के रूप में राज्य काफी हद तक स्वतंत्र है भारत के अंदर, और एकात्मक जैसे कि एकल नागरिकता, जैसे कि आपातकाल, इनके माध्यम से ये जो चीजें हैं ये कहती हैं कि भारत एक एकात्मक शासन वाला देश है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि भारत में सरकार की संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणाली मौजूद है। लेकिन मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, संघात्मक शब्द का डायरेक्ट प्रयोग आपके संविधान में नहीं किया गया है। आपके संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 के अंतर्गत। ठीक है, जो संघात्मक देश होते हैं वहां पर राज्य काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि भारत में राज्यों को इतनी पावर प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत संघात्मक देश है। संघात्मक देश की भी कुछ विशेषता रखता है, एकात्मक देश की भी कुछ विशेषता रखता है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो यह बात गलत है, फ्रांस में सरकार की एकात्मक प्रणाली है। स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, यह भी बात गलत है, स्विट्जरलैंड में सरकार की संघात्मक शासन प्रणाली है। तो यहां पर ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सही हो जाएगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, 1 व 2 दोनों, शायद ये आपके ऑप्शन में नहीं था, आप सभी इसको करेक्ट करेंगे, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना
किस देश पर आधारित है? ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। देखिए आप सभी जो आपके अपर लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको यह सुनिश्चित कराना चाहता हूं, जैसे स्टेट पीसीएस हो गए, जैसे रिव्यू ऑफिसर हो गए, जैसे यूपीएसआई हो गया, तो उनके लिए भी आपकी जीएस की क्लास आपका जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर जीएस का कोई भी स्तर नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे लेवल के एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है या फिर बहुत बड़े लेवल के एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, सभी लेवल्स के एग्जाम को समान रूप से इस जीएस की क्लास में टारगेट किया जाता है। आप सभी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इस पढ़ाई का स्तर पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से सारे ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड पर आपसे चर्चा करूंगा, मैं क्लास के ही दौरान चर्चा करूंगा। अभी ये मेरी दूसरी क्लास है, धीरे धीरे मुझे आपसे जुड़ने दीजिए। समय के साथ बहुत सारी चीजें हम और आप दोनों मिलकर के सीखेंगे। ठीक है, तो जीएस का एक बड़ा अच्छा सा स्तर, अभी धीरे धीरे मैं क्लास को थोड़ा सा और मॉडरेट लेते हुए जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, मेरी बात को अच्छे से समझे। ठीक है, तो मेरा अभी यही टारगेट है फिलहाल। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए यहां पर ऑप्शन है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से संविधान का आप सभी को पता है भाग 4, संविधान का भाग 4 किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी के बारे में बात करता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका जो है वो डीपीएसपी की चर्चा की गई। ठीक है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य को लोक कल्याण का कार्य करने की, लोक कल्याण का कार्य करने की ताकत देते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो भी 36 से 51 तक जो भी बातें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है, उसका यह तात्पर्य है कि एक अच्छे राज्य को, एक लोक कल्याणकारी राज्य को ऐसा होना चाहिए, कैसा? जो बातें 36 से 51 में लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहां पर ये सोवियत संघ का ऑप्शन है। अच्छा, ये जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ से आपका क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, आप ये जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगर इसका आर्टिकल आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप आर्टिकल तो अनुच्छेद 51 का बताएंगे ही, बहुत फेमस आर्टिकल है, बहुत फेमस अनुच्छेद है। 51 का में संविधान के भाग 4 का 51 का में मौलिक कर्तव्यों का आपकी जो है वो चर्चा की गई है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो ये स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके जोड़े गए। समिति की सिफारिश पर आपसे जोड़े गए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो कहां से लिया गया है? रूस से, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जरा यहां पे अन्य ऑप्शन देखते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका से आपका क्या लिया गया है? मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? वो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है। संविधान का भाग 3
मूल अधिकारों के बारे में है और ये अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है, फ्रांस से हमारे देश में बंधुत्व, ठीक है, सब बंधुत्व का भाव लिया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि भाईचारे का भाव फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि भारत के अंदर कानून ही सर्वश्रेष्ठ है, तो विधि का जो शासन है वो आपका कहां से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है, आप सभी को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे आए और यूपीपी का बैच ज्वाइन करें आकर के और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायत की संकल्पना ली गई है? बहुत ही बढ़िया और प्यारा सवाल है, आप सभी को पता है, आप सभी इस सवाल का आंसर जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर है आपका संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9। मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में भी इसको डिस्कस किया था, संविधान का भाग 9, ठीक है। भाग 9 जो है आपका वो किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में है, पंचायती राज के बारे में है। और ये जो भाग 9 है इसे आपका 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसी में आपका पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। तो ये आपका जो है दल बदल विरोधी कानून, दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है, 10th शेड्यूल में दल बदल का प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो दूसरी अनुसूची है, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। हमारे संविधान में अभी कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है। आपकी पहले कितनी अनुसूची थी? अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12, यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 12 है, ठीक है। मूल संविधान में अगर हम बात करें, कब बात करें? मूल संविधान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी और वर्तमान में ये संख्या आपकी कितनी है? 12 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये कुछ अनुसूची दी हुई है, जैसे दूसरी अनुसूची ये आपका वेतन भत्ते, जो कुछ विशेष अधिकारी हैं, ठीक है, उनके वेतन भत्ते यानी कि सैलरी और अलाउंस के बारे में है, सैलरी और अलाउंस के बारे में है, वेतन भत्तों के बारे में है। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आपका, इसमें आपका जो है 22 भाषाएं, ठीक है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का आपका जो है वो दर्जा दिया गया है, ठीक है, 22 भाषाएं जो है इसमें आपकी दी गई है। 10वीं अनुसूची आपकी किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 229 के अंतर्गत और अनुच्छेद 239, ठीक है, ये 39 है फिर 29 है, ठीक है। तो इसमें आप सभी को पता है, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, आप सभी ने सॉल्व भी कर रखा होगा। अनुच्छेद 243, ठीक है, संविधान का भाग 9, अभी मैंने आपको बताया भाग 9 में अनुच्छेद
243 में आपका जो है संवैधानिक दर्जा किसको दिया गया है? पंचायतों को दिया गया है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? आप इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? आप सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल ध्यान से पढ़िए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332। क्लास ले रहे हैं? पता नहीं, हमें वो टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका जो आर्टिकल है वो आपके सामने दिया है 318। तो ये 318 नहीं है, आप जानते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा की गई है? आपका सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा की गई है। भारत का निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल 324 बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की जो चर्चा है वो 332 में ना करके अनुच्छेद 315 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में की गई है। महाअधिवक्ता का जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 165। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की चर्चा की गई है। तो आप देख लीजिए, पूछा है सुमेलित, तो आपके ये तीनों गलत हैं, ये आपका सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्र का संबोधन, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। हमारे संविधान में राष्ट्र का संबोधन किस नाम से किया गया है? ठीक है, किस नाम से किया गया है? तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत, यहां पे का नहीं होना चाहिए, यहां पे वाह होना चाहिए। ठीक है, तो केवल भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है, ये शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो भारत व इंडिया, यानी कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इस शब्द का आपका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 2 शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इंडिया जो है वो आपका गणतंत्र है, इस बात का क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। ये 4 ऑप्शन है, बड़े ही प्यारे से ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक बहुत प्यारा सवाल है। जब बच्चा ठीक तरीके से संविधान को पढ़ेगा तभी इस सवाल को कर पाएगा। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक है। और इसका क्या मतलब है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, यानी कि वो पद कौन सा है? राष्ट्रपति। वो पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति है, ये जनता से चुना जाता है, जनता से चुना जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जनता के बाद, वो राष्ट्रपति के बाद उनका बेटा और उनके बाद उनका बेटा जो है वो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। भारत में जो है वो राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और ये जो राष्ट्रपति है,
कल को कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें ब्रिटेन की, किसकी बात करते हैं, इसके विपरीत अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपका कौन होता है, सम्राट होता है। ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो सम्राट का पद है। और ब्रिटेन में जब सम्राट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका बेटा और उसके बाद उनका बेटा, इस तरीके से वंशानुगत सिस्टम आपका चलता है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन है वहां पर वंशानुगत प्रणाली है। और इस तरीके से अगर हम बात करें, ब्रिटेन का सर्वोच्च पद जो है वो वंशानुगत है। यानी कि ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत वंशानुगत सिस्टम है और भारत के अंतर्गत वंशानुगत सिस्टम नहीं है। भारत का सर्वोच्च पद निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। तो इसका मतलब भारत में गणतंत्र का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जनता के बीच से भारत के सर्वोच्च पद को चुना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, अच्छा सा सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब इस सवालों को ध्यान से देखिएगा। मूल अधिकार संविधान के किस में है? भाग 3 में है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में आपका जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है भाग 3 में। और इसी में एक मूल अधिकार है जो आर्टिकल 32 में दिया है। आर्टिकल 32 में दिया है, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार ये यहां पे आखिरी में चौथे ऑप्शन में दिया भी है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को आपका जो है वो संविधान की आत्मा का है। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा का है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, तब आप 32 पे टिक करेंगे। ठीक है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर टिक करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का भाग, तो आप उद्देशिका पर जाएंगे। यानी कि जो प्रस्तावना है इसको संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका ये संविधान का भाग है। ठीक है, ये संविधान का जो भाग है इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। तो अगर भाग पूछा जाएगा तो प्रस्तावना, अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए मैं किस तरीके से आपको पहले डिफरेंस बताता हूं कि सवाल में गलती कहां पे नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल है नए राज्यों के गठन की शक्ति। नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो आपकी किसके पास है? ठीक है, तो वो आपकी शक्ति जो है वो संसद के पास। ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी नए राज्य का गठन करने की शक्ति जो है वो आपकी संसद के पास है। ठीक है, आर्टिकल 2 बात करता है संघ में, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 2 है। ठीक है, अनुच्छेद 2 है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। और जो वर्तमान राज्य हैं आर्टिकल 3 में। ठीक है, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, जो वर्तमान में उपस्थित राज्य हैं उनका जो पुनर्गठन करने की जो पावर है वो भी आर्टिकल 3 के माध्यम से किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, आर्टिकल 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने की जो पावर है वो भी किसके पास है? संसद के पास है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन मतलब एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाना, 2 राज्य को मिला करके
एक राज्य बनाना, किसी राज्य के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में कोई भी परिवर्तन करना, यह कहलाता है राज्यों का पुनर्गठन। ये जो वर्तमान राज्य हैं उनमें अगर कोई भी छेड़छाड़ करनी है, उनको तोड़ना है, उनको जोड़ना है, उनका नाम परिवर्तन करना है, क्षेत्र परिवर्तन करना है, तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 3 के माध्यम से संसद को दी गई है और नए राज्यों के गठन की शक्ति आर्टिकल 2 के माध्यम से संसद को दी गई। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और आप सभी का प्यार हमें कमेंट के माध्यम से मिलता रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है। ठीक है, तो आप सभी के प्यार की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो देखिए यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि ये जो सिक्किम है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम पर आपका जो है वो आजादी के समय चोग्याल वंश, ये जो चोग्याल वंश था इसका शासन था, इस वंश का शासन था। ठीक है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो ये जो सिक्किम की जो जनता है इसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत में जाना चाहते हैं, लेकिन इसका जो शासक था वो इस बात के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो भारत सरकार ने पहले सिक्किम राज्य के शासक से समझौता करके उसके रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 विषय अपने पास रख लिए। ठीक है, बोला कि रक्षा, विदेश और संचार ये तीनों को भारत सरकार संभालेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे सिक्किम की जनता की भावनाओं की संतुष्टि नहीं हुई। तो आपका 35वां संविधान संशोधन जो है, 35वां संविधान संशोधन, ये जो 35वां संविधान संशोधन है ये आपका कब आया था? ये 1974 में आया था और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि सिक्किम को भारत में कनेक्ट कर लिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद आपका 36वें, देखिए 35वां कब आया था? 1974 में। 36वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया? ये 1975 में आया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किस राज्य का दर्जा दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अब आपके क्वेश्चन में 36वां है नहीं, तो आप 35 पर चले जाएंगे। ठीक है, अगर 36वां होता तो डेफिनेटली आप जो है वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम पर 1975 पर जाते। ठीक है, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यह सवाल है आपके सामने। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, और यहां पर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि आजादी के बाद जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2 बड़ी मेजर समस्याएं भारत के अंदर थी, जिनमें से एक समस्या तो थी भारत का विभाजन, उसको भी हैंडल करना था। और भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है, जो भाषाई आधार है, उसके आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने तेजी पकड़ ली। ठीक है, भारत के कई सारे लोग भारत में जो भाषा है उसके आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे। ठीक है, तो काफी सारा उसको लेकर के विवाद होने लगा। ठीक है, तो यहां पर भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपका कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाए भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है, इन्होंने आंध्र प्रदेश में इस बात को लेकर आंदोलन कर दिया कि आंध्र प्रदेश
का गठन एक तेलुगु भाषी राज्य के रूप में किया जाए और वहां से तमिल भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल लगभग 50 से ऊपर दिनों की भूख हड़ताल थी और इसी दौरान उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई तो पूरे आंध्र प्रदेश में कई सारी हिंसक कार्यवाही हुई, तो मजबूरन सरकार को लेकर के सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए सहमत हो गई। तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। उसके बाद आपका एक फजल अली आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया और यह आयोग बनाया गया 1953 में, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और इसके आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रखिएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है। किसने? फजल अली आयोग कब गठित हुआ था? 1953। और एक राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। देखिए ऑप्शन: शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से और खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए आर्टिकल 17 का जो संबंध है, आर्टिकल जो 17 है उसका संबंध है आपका अस्पृश्यता उन्मूलन से। आर्टिकल 17, ठीक है। आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया, संविधान का भाग 3 किस बारे में है? मूल अधिकार के बारे में है। मूल अधिकार के बारे में है। और मूल अधिकार आपको पता है कि मूल अधिकार की जो संख्या है, वो संख्या में आपके मूल अधिकार कितने हैं? 6। संख्या में आपके मूल अधिकार कितने हैं? 6। और इन 6 मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार है जिसको हम समानता का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार बोलते हैं। अब ये जो समानता का अधिकार है, ये जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसकी चर्चा है। और इसमें आता है, इसी समानता के अधिकार में आता है आर्टिकल 17, जो कि किस बारे में बात करता है? छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि देश में छुआछूत को प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। बड़े पुराने समय से चली आ रही एक सामाजिक बुराई को आर्टिकल 17 के माध्यम से आपका जो है वो मूल अधिकार बना दिया और आपका छुआछूत का अंत कर दिया गया, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। आप सभी को पता है कि देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। आपके जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार के जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। भाग 3 अब तक आपको तो रट गया होगा क्योंकि इतनी बार इसकी चर्चा हो चुकी है। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार को छीनता है। यानी कि मूल अधिकार को छीनने वाला कोई भी कानून न्यायपालिका द्वारा आपका क्या किया जाएगा? शून्य घोषित किया जाएगा। तो आपके मूल अधिकारों की जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका।
संविधान ने आपको 6 मूल अधिकार दिए हैं और ये जो 6 मूल अधिकार है ये साधारण परिस्थितियों में आपसे नहीं छीने जा सकते, और अगर ये छीने जाते हैं किसी कानून के माध्यम से, किसी आदेश के माध्यम से, ठीक है, तो ये जो आदेश या कानून होगा न्यायपालिका इसे शून्य या असंवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है, ये बात आर्टिकल 13 में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा अनुच्छेद 20। जो क्वेश्चन है अगला वो है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मैंने मूल कर्तव्य पर आपको बताया, आपको ठीक है इतनी बार चर्चा हो रही है कि आपको रट जाएगा। भाग 4 का में अनुच्छेद आपका जो है वो कितना है 51 का। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्यों की चर्चा है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में 11 संख्या है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी कितनी है 11 है। ठीक है, और इस 11 मूल कर्तव्यों में एक मूल कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, उसका आदर करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, कई पेपरों में आपका पूछा गया है। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसे किसे सौंपा जाएगा, तो उसे देखिए आपका यहां पर सीधे सीधे पूछ रहा है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में लिखा है कि राष्ट्रपति पी मैं शॉर्ट में पी देखो, पी फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद होगा तो उसे सर्वोच्च न्यायालय हैंडल करेगा। ये बात किस में लिखी है, ये बात आर्टिकल 71 में लिखी है। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, मेहनत तो आप देख ही रहे हैं, गर्मी बहुत अच्छे से पड़ रही है और इस गर्मी में पढ़ाना आपके लिए खड़े होना। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी हमें समर्थन दें। ठीक है, अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूरतमंदों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 71 में लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद होगा तो आपका उसे सर्वोच्च न्यायालय हैंडल करेगा। ठीक है, अगला भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे है। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, रिपीटेड सवाल है। अब आप सभी पहले तो ये बताइए कि महाअभियोग शब्द की चर्चा जो है ये किस में की गई है, तो ये आपका संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग की बात करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, महाअभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अन्य जितने भी बड़े अधिकारी हटाए जाते हैं उनके लिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, बट महाअभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। इसका आधार क्या है, अगर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाना है तो आधार क्या है, तो आधार केवल एक हो सकता है संविधान का उल्लंघन। सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, महाअभियोग लगाने को लेकर के जो प्रस्ताव है, अगर ऐसा प्रस्ताव की बात करें, ये जो प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। तो इससे तो हमको ऑप्शन तो मिल ही गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो प्रस्ताव है ये दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है, मैं किसी दिन टेस्ट सीरीज में इस तरीके का विशेष बहुमत के ऊपर सवाल रख के विशेष बहुमत आपसे डिस्कस कर लूंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल विशेष बहुमत में आपको शॉर्ट में बता दूं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। इसको अच्छे से मैं क्वेश्चन रख के किसी भी हिस्ट्री में किसी भी टेस्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल राष्ट्रपति का जो हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, महाअभियोग प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है और उसे विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। महाअभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन की पूर्व सूचना जो है वो आपकी देनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर देखिए लोकसभा को भंग करने की बात कही गई है। तो यहां पर देखिए मंत्री परिषद आपके सामने ऑप्शन में है। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री ऐसी अनुशंसा करते हैं कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इतने आर्टिकल पढ़ा दिए कि मेरे मुंह से बार बार आपका क्वेश्चन को भी आर्टिकल ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल मैंने आपको इतने देर में पढ़ा दिए। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? बहुत ही प्यारा, अच्छा, बेहतरीन सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, आप सभी इस पर टिक करेंगे। हाँ, ठीक है, अध्यादेश के ऊपर बात हो रही है, अध्यादेश के ऊपर बात हो रही है। ये जो अध्यादेश है इसका जो आर्टिकल है, इसका जो आर्टिकल है वो कितना है? 123 है, 123 है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक प्रकार का आपातकालीन कानून होता है। यानी कि आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की अगर मैं शक्ति की बात करूं, कानून बनाने की शक्ति, तो कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है? तो आप कहेंगे सर कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है, और ये जो विधायिका है ये तो लोकसभा और राज्यसभा है। LS फॉर लोकसभा, RS फॉर राज्यसभा, शॉर्ट में समझिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है कानून तभी बन सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। लेकिन आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की सहमति बहुत ज्यादा आवश्यक है किसी भी कानून को बनने के लिए। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि लोकसभा या राज्यसभा सत्र में ना हो, यानी कि इनकी बैठक ना चल रही हो, ये सत्र में ना हो, और एकदम से आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो जाए और किसी भी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही कार्य करेगा, लेकिन ये एक आपातकालीन कानून है। ठीक है, और एक टेम्परेरी कानून है, कुछ समय के लिए आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अध्यादेश लाया जाता है। तो इसकी जो अवधि है वो, इसकी अवधि अध्यादेश लाने की तिथि से आपका, देखिए यहां पे ये देखिए सवाल, देखिए संसद के सत्र शुरू होने के बाद। ठीक है, तो जब संसद का सत्र शुरू होना, जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद अध्यादेश पर अपनी अनुमति दे देगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी अनुमति दे देगी, तो यह अध्यादेश पूरी तरीके से कानून बन जाएगा, नहीं तो यह अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। यानी कि इस अध्यादेश की जो अवधि है, अगर संसद की बैठक, यानी कि संसद के सत्र शुरू होने की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदन नहीं मिलता है तो यह समाप्त हो जाएगा।
अगर इसको अनुमोदन मिल गया तो ये जो है अध्यादेश ये आपका परमानेंट कानून बन जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है वो आपकी कितनी है, 6 सप्ताह। यानी कि अध्यादेश की जो अवधि होती है संसद की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के 6 सप्ताह तक ही जारी रह सकता है। ठीक है, मैं इतनी बार बोलूंगा ना, मैं इतनी बार अपने मुंह से शब्द निकालूंगा कि आपको लिटरली याद हो जाएगा। आप एक बार क्लास पढ़िए तो सही, ठीक है, आप इसे लोगों तक पहुंचाइए तो सही। ठीक है, इतनी बार मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि क्लास में ही आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी सवाल आपके सामने आज की क्लास का ये रहा। अगला सवाल है, संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अधिभाषण नहीं है, ये अभिभाषण शब्द है। ये जो शब्द है अभिभाषण शब्द है। ठीक है, अच्छा, अब आप सभी को मैं आपको बताऊं, जो देखिए जब आपकी नई लोकसभा आती है, ठीक है, जब आपकी नई लोकसभा आती है, जब नई लोकसभा चुनाव के बाद जब नई लोकसभा आती है तो आपका जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों सदनों को संबोधित करता है। यानी कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, जब नए चुनाव होते हैं, जब नई लोकसभा गठित होती है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष जब पहला सत्र होता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। यही संबोधन राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। यही संबोधन राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। और इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 87(2) में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 87(2) में की गई है। ठीक है, अभिभाषण की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 87, आप 87 ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अनुच्छेद 87 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों को 2 बार संबोधित करता है, एक नए चुनाव के बाद, एक प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में आपका जो है संबोधित करेगा। ठीक है, और ये जो अभिभाषण है ये मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की योजनाओं की चर्चा होती है, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये रही आपकी 25 क्वेश्चन की जीएस की महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आप देखिए मैंने किस तरीके से समझाए हैं, मेरा मेथड समझिए। ठीक है, आप सभी को ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी को इससे बहुत फायदा पहुंचने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आप सभी प्रज्ञान एकेडमी चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड है, जिनको भी आवश्यकता है उस सभी को शेयर करें, अपना प्यार दें। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये मैं चाहता हूं कि आप फीडबैक में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।